नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, राम-राम जी। राम राम सर, नमस्कार। सर, सुमित जी, आप चाइना में बैठे हुए हैं और होता है ना कि दूरदृष्टि पक्का इरादा। तो आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को दूरबीन से देखते हैं दर्शकों। और कई तरह की चीजें चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कई देशों की यात्रा साथ में उन्होंने ब्रिक्स भी निपटाया। हालाँकि चीन से कोई नहीं आया, मतलब जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? ये भी एक मुद्दा है जिस पर आज आपसे बात करेंगे। उसी के साथ हूथीज़ ने एक ऐसा ड्रोन वीडियो जारी किया है जिसमें वो एक शिप पर, कंटेनर शिप है वो, उस पर हमला करते हुए पूरा बिल्कुल फ़िल्म बना के भेजा है साहब। सवाल ये होता है कि ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये जो एक ट्रेड रूट है, उस ट्रेड रूट पर हूथीज़ जो कि सीधे-सीधे फ़िलिस्तीन और ईरान इन दोनों की तरफ से आप कह सकते हैं कि मैदान में हैं। भई फ़िलिस्तीन ईरान के सम्मान में, हूथीज़ मैदान में, ये भी चीज़ है। सवाल ये होता है कि वो एक ऐसा टू ट्रेड का रूट है जिससे संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं प्रभावित होता है। कोई उससे बच नहीं सकता। इकोनॉमी के लिए, चाहे ट्रेड के लिए, यानी कि हम भारतीय यहाँ जो बैठे हुए हैं, चाहे यूरोप है, चाहे यूएस है, सारे के सारे इवन चाइना, मतलब वो एक ऐसा रूट है कि जिस अगर वो डिस्टर्ब हुआ, तो पूरे विश्व पे उसका असर है। और फिलहाल उसका कोई ऑप्शन पूरे विश्व के पास नहीं है। आप कैसे देखते हैं? हम चाहेंगे यहाँ से शुरू करें। ईरान और इज़राइल के बीच में ये सारा कुछ चलता रहा, तो ये केवल बायलैटरल है कि अब तो ये पूरे संसार, पूरे गोले, पूरे ग्लोब का मामला हो गया है? हैं साहब? अवनीश जी, पहली बात ये है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उन्होंने एक ही काम किया है, टोटल डोमिनेशन। आप वो ट्रेड का बात कर लीजिए, आप वो तेल का बात कर लीजिए कि तेल अगर किसी ने डॉलर के बिना आपने अपनी करेंसी में खरीदने की कोशिश करी, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूँगा। अब आप देखिए ईरान का और इज़राइल का युद्ध होता है, अटैक किस चीज़ पे किया जाता है, मैं आपको कुछ आंकड़े दूँगा, कुछ डॉट्स दूँगा, जब आप डॉट्स को जोड़ेंगे, आपको तस्वीर आपको समझ आ जाएगी। आपके मतलब कि आपके दर्शकों को। आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही पूर्ण ज्ञानी हैं। लेकिन डॉट्स क्या है? युद्ध होता है, इज़राइल को एक ही चीज़ बोली जाती है कि तुमने जितने भी वहाँ पर ऑयल के भंडार हैं या रिफाइनरीज़ हैं, उनको अटैक करना है ताकि ईरान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए। भई जब आपने ईरान के जो मनी मेकिंग जो सिस्टम है, उसको आपने तबाह किया, न्यूक्लियर एसेट्स को अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो आखिरी नेल थी, लेकिन पहला था आपने ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ना था। क्यों तोड़ना था? उसके पीछे रीज़न था कि चाइना अपना मेजर जो तेल है, वो ईरान से खरीदता है और ईरान जो अपना तेल बेचता है, उसका 90% से ज़्यादा इल्लीगली वो चाइना को तेल जाता था। आपने एक ही इशारे में 2 कंट्रीज़ को आपने हाथ में ले लिया। ईरान को आपने बैकबोन तोड़ दी और चाइना जो सस्ते में तेल खरीदता था अपना, 90% से ज़्यादा ईरान का तेल, वो आपने रास्ता बंद कर दिया। आपने 2 चीज़ें क्लेम कर ली। अब ईरान की जिसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, वो आपको इतनी आसानी से काम करने देगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आपने एक ज़िक्र किया कि जो हाउथीज़ ने जो शिप पकड़ी है, वहाँ पर ड्रोन की फुटेज दिखाई है और जो लोग वहाँ पर बंदूकों में अंदर जाते हैं, आप देखिए वो ऐसे जाते हैं जैसे कि स्पेशल ट्रेनिंग मिली हो। स्पेशल ट्रेनिंग फ्रॉम आर्मी की ट्रेनिंग है उनके पास, जो अमेरिकन मूवीज़ में आप जैसी ट्रेनिंग देखते हैं, वैसी इन हाउथीज़ को दी गई है। ईरान के पास ऐसी मिलिट्री नहीं है। ये ट्रेनिंग किसने दी? और जो हथियार है वो सारे अमेरिकन क्यों हैं? और ड्रोन के साथ जो आपने मैसेज देने की कोशिश करी है कि इस जो ये स्ट्रेट है, इसमें से किसी का तेल हम निकलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का तेल निकालना है। अब मैं बताता हूँ आखिरी आपको डॉट। डॉट क्या है? जैसे ही ये सारे काम हुए हैं, सबसे पहला काम क्या हुआ कि ट्रेड डील साइन होती है इमीडिएटली विद चाइना। पिछले 4-5 साल से ट्रेड डील को चाइना के साथ साइन करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चाइना मानता नहीं है। जैसे ही ईरान का तेल निकलना बंद होता है, उधर से शिप्स को डुबोया जाता है, उसकी फुटेज आती है। एक काम होता है, चाइना जल्दी में, हड़बड़ाहट में वो साइन करता है ट्रेड डील को अमेरिका के साथ, उसमें लिखता है कि मैं आपसे तेल खरीदने को तैयार हूँ। अब आप समझिए,
आपने रास्ते बंद किए, आपने रिफाइनरीज को आग लगवा दी, आपने हाउथीज को आर्म्स एंड एमुनिशन और ट्रेनिंग देकर आपने सबको अपनी तरफ खींचना था, अमेरिका की तरफ आपने खींच दिया। इसी को टोटल डोमिनेशन बोला जाता है। और अगर अमेरिका तेल बेचेगा, पहली बात है, अपना तेल बेचेगा, पैसे कमाएगा। दूसरा, तेल जो आप खरीदेंगे, आप युआन में नहीं खरीदेंगे, आप इंडियन रुपी में नहीं खरीदेंगे, आपको डॉलर में वो खरीदना पड़ेगा। ये है डोमिनेशन का पूरा सिस्टम। आपको लगता है कि यार ईरान ने हाउथीज को एम्पावर कर दिया, हाउथीज को खड़ा किया, लेकिन उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन और ट्रेनिंग वो किसी और ने दी है, अंकल सैम ने, जो चाहता है कि दुनिया के तेल के रेट बढ़े। क्योंकि जब तेल के रेट बढ़ेंगे, अमेरिका आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ तेल है। पैसा बनाता कौन है? वो अमेरिका बनाता है। दूसरा कंट्री, मैंने कई बार अपने वीलॉग्स में बात करी है कि अमेरिका और रशिया दोनों मिलकर ये गेम खेल रहे हैं पिंग पोंग दुनिया में। वो चाहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले। जितना लंबा युद्ध चलेगा, उतना तेल के प्राइसेस बढ़ते रहेंगे। उससे फायदा किसको होगा? रशिया को फायदा होगा, अमेरिका को फायदा होगा। नुकसान होगा जो हाईएस्ट कंजम्पशन वाली मार्केट्स है, वो है चाइना और भारत। और दोनों दो ही कंट्रीज हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज भी हैं। चाइना 3-4% पे राइज कर रहा है, भारत 7-8% पे राइज कर रहा है, अमेरिका माइनस में जा रहा है, जर्मनी माइनस में है, सारा यूरोप माइनस में है। सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो राइज कर रही हैं। अब इनकी रफ्तार को रोकने के लिए आपको करना क्या है? तेल के रेट बढ़ा दीजिए, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, आपकी एनर्जी की कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बढ़ती जाएगी। फायदा, यानी कि सारी उँगलियां पैरों की भी और हाथों की भी घी के अंदर, घी नहीं तेल के अंदर। और यही चीज है जिसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं। सो जो आप देखते हैं कि यार ईरान ने ये सारा कुछ कर दिया, ईरान की इतनी औकात नहीं है साहब कि वो सारे दुनिया के साथ पंगा अकेला ले ले। वो इज़राइल को तो सँभाल नहीं पाया, पूरी दुनिया को कहाँ सँभालेगा? तो ये करवाया जा रहा है और इसके पीछे हाथ एक ही आदमी है, डोनाल्ड ट्रम्प। क्यों? उसे मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प को कि मुझे अगर अपने अमेरिका को बचाना है, तो ये गलत काम आपको करने पड़ेंगे। उसने एक तो आपका युद्ध युद्ध करवाकर ये तेल के रेट बढ़वा दिए, जो जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसको एम्पावर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका पैसे बनाए और अपने जो इतना लोन लिया हुआ है 35-36 ट्रिलियन डॉलर का, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है साल का, वो 1 ट्रिलियन डॉलर का है, वो पे नहीं कर पा रहा। इसलिए ये काम करने पड़ रहे हैं। और आपने तो सुना ही होगा, जो भारत के अंदर इन्होंने स्टॉक मार्केट में धांधली करने की कोशिश करी है अमेरिका ने। यानी कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये धांधली ना कर रहे हों पैसे बनाने के लिए, ताकि अमेरिका को बचाया जाए। और ये मजबूरी भी है और ये स्टाइल भी है अमेरिका का काम करने का। जी। अच्छा, यहाँ पर जो आपने अ, अभी तक बात बताई, तो फिर तो चाइना और इंडिया यानी भारत ये दोनों को एक टेबल पर खड़ा है मामला। अब सवाल ये होता है कि हमारे सामने एक नई समस्या पैदा हो रही है। हम कब चाहेंगे कि चाइना जो है हमारे साथ गलबैयाँ करके और हम दोनों पीड़ित हैं, जैसे नहीं होता कि दुश्मन का दोस्त क्या दोस्त का दुश्मन भाई-भाई वो क्या होता है मतलब दोस्त-दोस्त वो कहावत जानते ही होंगे सारे लोग। अब हाँ। सवाल ये होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है और रशिया कम से कम हमारा एक स्वाभाविक मित्र तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो क्या भारत का इंटरेस्ट अगर रशिया और अमेरिका ये दोनों मिल के ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये बात समझ में आती है कि 2 मजबूत हमेशा मिल के गेम खेलते हैं। वो बड़े अलग-अलग हों लेकिन दोनों के अलग-अलग खेमे होते हैं। लेकिन पूरे विश्व में कई और खेमे बने हुए हैं। एक खेमे की पूरी तरीके से जो नेतृत्व है वो भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। या इंडिया ने एक ट्रस्ट तो डेवलप किया ही है नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में। सवाल ये होता है कि इन सारी चीज़ों में भारत अपनी कोई अलग ला राह लेगा या उसे मजबूर होना पड़ेगा कि वो किसी न किसी टेबल, किसी न किसी पूल में शामिल हो? देखिए, मोदी जी ने बड़ा ही क्लियर किया हुआ है पूरी दुनिया को। ये कांग्रेस का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये सनातनियों का भारत है। हम ना झुकते हैं, ना आँख उठा के बात करते हैं, हम आँख में आँख डाल के बात करते हैं। यानी कि हमारी पोज़ीशन क्या है, ये हमें मालूम है। हमारी ज़रूरत क्या है, हम कहाँ पे फिट होते हैं, कहाँ फिट नहीं होते, हमें मालूम है। तो पहली बात ये है कि हमें डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये करोगे तो ये होगा। भई सारी दुनिया ने ट्रेड डील साइन कर लिया अमेरिका के साथ, जल्दबाज़ी में, हमने नहीं किया। और हमने नहीं किया है तो डोनाल्ड ट्रम्प को एक्सटेंड करना पड़ा 1 अगस्त तक। आपको लगता है कि ये इतना आसान था? यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने, इवन कि जापान ने, कोरिया ने, सब ने झुककर साइन किया है इंक्लूडिंग चाइना।
ट्रेड डील विद अमेरिका ऑन अमेरिकन टर्म्स। हमने नहीं किया अभी तक। ये छोटी बात नहीं है, यानी कि हमने दुनिया को बता दिया हम किसी के खेमे में नहीं है, हम खुद एक खेमा है, जिसने हमारे साथ आना है आप आ जाइए। क्यों बोल रहा हूं? जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया, इफ यू ट्रेड विद इंडिया, यू पार्टनर विद इंडिया, यू ग्रो, इफ यू डू नॉट डू, यू विल पेरिश। नुकसान आपका है। यानी कि जो लैंग्वेज अमेरिका पहले यूज करता था कि मेरी मार्केट की आपको जरूरत है, मेरी सपोर्ट की जरूरत है, मेरी आर्मी की जरूरत है, तो मेरे साथ हाथ मिलाइए, मेरे साथ एग्रीमेंट्स करिए, मेरे खेमे में आ जाइए। वही सेम लैंग्वेज आज हम बोल रहे हैं दुनिया में जाकर। हमारा खेमा, हम खुद खेमा है, हमारे खेमे में जो आएगा वो तरक्की करेगा, जो जाएगा वो आप कांग्रेस का हाल देख लीजिए। कांग्रेस में से जो बाहर निकला वो तरक्की कर रहा है, कांग्रेस नीचे चली गई। जबकि बीजेपी से जो निकला वो सारा उसका भट्टा बैठ गया। तो भारत ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है, हम किसी के खेमे में नहीं जाएंगे। हमें तेल खरीदना है, रशिया से खरीदना है, युद्ध के बीच में खरीदना है, हम खरीदेंगे। हमें अगर राफेल चाहिए, फ्रांस से चाहिए, हम लेंगे। हम इजराइल से ड्रोन्स लेंगे। हमें जो चीज चाहिए साहब, हमने तो तुर्की से ड्रोन खरीद लिए थे। बेशक वो दुश्मन कंट्री है, लेकिन हम किसी के पीछे नहीं लगते। ये नहीं रहा है। और मोदी जी ने बोला है यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा, जहां पर पूरी दुनिया को एक ही आदमी वो डिक्टेट करेगा कि दुनिया कैसे चलनी चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हर आदमी अपनी राह खुद निकालेगा, अपनी करेंसी में काम करेगा, अपनी राह निकालेगा और अपना बॉस वो खुद बनेगा। आपके लिए अगर अमेरिका फर्स्ट है तो मेरे लिए भारत फर्स्ट है। दोनों क्लैश नहीं हो सकते, दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आप अपनी कंट्री को तरक्की कीजिए, मैं अपनी कंट्री की तरक्की करता हूं। तो मोदी जी का स्टैंड क्लियर है, दिस इज भारत जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। किसी के नीचे मिलकर हम काम करेंगे, पॉसिबल नहीं है जी। बिल्कुल सुमित जी, हम किसी के साथ तो काम कर सकते हैं, सबके साथ काम कर सकते हैं। मोदी जी का याद आ गया, सबका साथ सबका विश्वास। तो वो खाली घर ही में थोड़ी ना, वो तो बाहर भी है। वो तो जियोपॉलिटिकल जो मैदान है वहां भी मोदी जी यही लेके चलते हैं। आप देखिए, चीन ने सैंक्शन लगाया था, तेल हम खरीदते रहे, रशिया से भी खरीदते रहे, ईरान से भी खरीदते रहे। और चाइना तो चोरी छुपे मतलब स्मगल कर रहा था, हम तो खुलेआम खरीद रहे थे। और तो और प्रोसेस करके उल्टा यूरोप को चेप रहे थे अच्छे खासे मुनाफे पे, और चेप रहे हैं अभी भी। तो ये तो अब निश्चित हो गया है, और भारत किसी पूल में नहीं है, बल्कि भारत लीड कर रहा है एक ऐसे पूल को जिनका ट्रस्ट नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में है, भारत में है, भारत की सकारात्मकता है में है। क्योंकि भारत कम से कम शुरू से विदेश नीति ऐसी नहीं रही कि हम किसी को पिन मार के फिर कहें ये लो सॉल्यूशन और अपना पंचर सही कर लो, ऐसा नहीं है। अच्छा सुमित जी, अब आपको जरा सा लेके चलूंगा, फिर भारत वापस आ जाता हूँ। एक बड़ी अच्छी मशीन काफ़ी दिनों से उस पर मीम भी बन रहा है, खूब बन रहा है। F-35 चलिए मान लीजिए उसका ऊर्जा-पूर्जा कुछ पेंच या कुछ उसमें सुतली वगैरह गड़बड़ हो गई होगी, तो साहब वो उतर गया। पहला सवाल मेरा ये, वो भारत में उतर गया या उतारा गया? अब आप समझ लें, मैं क्या पूछ रहा हूँ। और उसके बाद ऐसा अवनीश जी, भी क्या गड़बड़ी हो गई कि उसको सही नहीं कर पाए और उसको लाद-लूद के उठा के ले जाना पड़ रहा है? आखिर वो कौन-सा मामला है? F-35 उतरा या उतारा गया? मुझे लगता है कि आप जब इसको विश्लेषित करेंगे, तो हमारे दर्शकों के सामने सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएँगी। सुमित जी। अवनीश जी, दो चीजें हैं, वैसे तीन चीजें हैं। F-35 मैंने पहले भी आपसे कवर किया था। एक नहीं आया था, दो आए थे। पहला आया, आपने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसके अंदर अचानक एक गड़बड़ी होती है और वो लैंड करवाना पड़ता है। वो करना चाहता नहीं था, कर गया। लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको चेक किया कि क्या इनका स्टेल्थ प्लेन वो क्या पकड़ा जा सकता है। हमने दूसरी बार फिर दोबारा पकड़ा। जब पकड़ा गया उसको लॉक किया। लॉक करने का मतलब है हमने अपनी मिसाइल्स को लॉक किया उसके साथ कि हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे, और वो भाग गया यू टर्न करके कि मैं पकड़ा गया हूं। यानी कि अमेरिका को एक चीज तो क्लियर हो गई कि इनके पास वो फैसिलिटी है कि जो इनविजिबल प्लेन जिसको बोला जाता है हम उसे भी पकड़ सकते हैं। ये है भारत की क्षमता। दुनिया में ये किसी और कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और गर्व से बता रहा हूं आपको कि दिस इज व्हाट वी हैव प्रूवन। दूसरा, सर, F-35 क्या समझते हैं आप? दुनिया का सबसे महंगा प्लेन, सबसे महंगी टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ प्लेन, $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्चा किया हुआ, और वो खराब हो गया। खराब भी ऐसा हुआ कि उड़ने का नाम नहीं ले रहा। स्टैंडर्ड है,
ना उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, ना बल्कि स्टार्ट भी करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय जुगाड़ वालों को बुलाया कि भैया इसको चलाने की कोशिश करो, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने F-35 को टेढ़ा करके, जैसे स्कूटर को टेढ़ा करते थे, वो करके भी दिखाया, तो भी चला नहीं। रीज़न ये था, पहली बात है कि इन्होंने 2 चीज़ें बोली थी जिसके कारण ये स्टैंडर्ड हुआ था। दोनों मैं प्रूव करूँगा कि गलत थी। पहले उन्होंने बोल दिया कि भई इसमें ना तेल कम हो गया था, उसके कारण हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। साहब हम जब घर से निकलते हैं, स्कूटर में पहले हम चेक करते हैं, गाड़ी में चेक करते हैं कि तेल कितना है और अगर कम होता है तो पेट्रोल पंप में जाकर पहले भरवाते हैं, उसके बाद अपने ऑफ़िस में काम करने जाते हैं। आप F-35 की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, उसे पहले पता है उड़ने से पहले कि कहाँ जाना है, कितना तेल लगेगा, वापसी तक का तेल है, नहीं है और रिज़र्व भी होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी प्लेन का। आप सोच के देखिए, F-35 उड़े, हमारे पास F-35 हो, हम युद्ध करने जाएँ पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ और रास्ते में तेल खत्म हो गया और हम चाइना को बोल रहे हैं, भैया हम आपको लड़ने तो आए थे, लेकिन तेल खत्म हो गया है, हम क्या लैंड कर लें आपकी कंट्री में? क्या पॉसिबल है? यानी कि ये झूठ था। दूसरा बोला गया इसमें हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम आ गई। चलिए हाइड्रोलिक्स की बात कर लेते हैं। अगर हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम थी, तो क्या उसका पार्ट मँगवा कर बाहर से रिप्लेस करने के बाद वो उड़ नहीं सकता था? और अगर हाइड्रोलिक्स की प्रॉब्लम थी, तो बेचारा स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? स्टार्ट तो हो सकता था, उसका स्टार्टर में ही प्रॉब्लम है। रीज़न क्या था? भारत के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको ईएमपी बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होती है। हमने एक वेव भेजी प्लेन के पास, उससे जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो जाम हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक्स जाम होते हैं, तो उसके बाद प्लेन के उड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रोश हो जाता है हर चीज़। वो अगर आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। उसके सॉफ्टवेयर बिकॉज़ ऑफ ईएमपी अटैक और ये मैंने पूरा डिटेल में अपने व्लॉग में मैंने कवर भी किया था कि भारत ने एक ऐसा अटैक किया है, जिसका अनुमान अमेरिका को नहीं था। उन्होंने पूरे प्लेन को स्टेल्थ बना दिया कि कोई दुनिया में पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने ऐसा बनाया कि इसके ऊपर आप ईएमपी अटैक नहीं कर सकते। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम ईएमपी अटैक भी ऐसा करते हैं कि इनके इंजीनियर्स पिछले 22-25 दिन से धक्के खा रहे हैं, टेढ़ा करके कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, ना रिपेयर हो रहा है, ना उड़ने की क्षमता है और ना ही कोई इनकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आ रही है। पूरे दुनिया में जो जंग हसाई हुई है F-35 की, मैं बता नहीं सकता हूँ। एंड लास्टली मुझे खुशी है कि जो सब कुछ हुआ F-35 के साथ, ये हमने अपनी धरती पे किया है। उसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स जो आर्मी के लोग थे, एयर फोर्स के लोग थे, वो बार-बार बोल रहे थे कि आपको अगर आप अमेरिका को खुश कर देंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प की ईगो को सैटिस्फाई कर देंगे, तो अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है, ये नए-नए प्लेन है F-35 ये हमारे पास आ जाएँगे। वो सारी की सारी लॉबी आज चुप करके बैठी है क्योंकि अब वो आपको एडवोकेट नहीं कर सकते F-35 को और अगले महीने पुतिन साहब आ रहे हैं एक प्रपोज़ल लेकर कि सुकोई 57 उसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे, आपको प्लेन भी देंगे, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और पूरे दुनिया में आप उड़ा भी सकते हैं। ये जाएँगे या आप ही डेवलप कर सकते हैं अपने कंट्री के हिसाब से कि कोई और कंट्री आपको डिक्टेट नहीं कर सकता। और जो ये बाकी बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बोला कि यार इसके अंदर ना एक किल स्विच होता है कि वो अमेरिका वालों ने अमेरिका में बैठकर इसका स्विच ऑफ कर दिया जिसके कारण ऑन नहीं हो रहा। भई मुझे इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट मुझे कभी पूरी इंटरनेट में मैंने देखी नहीं है। ये आप सोच के देखिए, हमने तेजस भेजा किसी कंट्री को, उसके अंदर किल स्विच लगा दिया और हम अपने कंट्री में बैठकर अपने ही प्लेन का स्विच कर देते हैं ऑफ। क्यों? किसी और कंट्री में सामान बेचने के बाद किल स्विच यूज़ क्यों करेंगे? जिसमें उनकी जगहज़ाही हो रही है और इनके F-35 के जो ऑर्डर्स हैं, वो यूज़ कर लिया गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो एक ही चीज़ है, ना तेल की कमी थी, ना हाइड्रोलिक्स में प्रॉब्लम है, ना वहाँ पर किल स्विच को यूज़ किया गया है। ओनली एंड ओनली एक्सप्लेनेशन कि इतने बुद्धिजीवी जो इनके पायलट्स हैं, इनके इंजीनियर्स हैं, वो भी आकर इसको ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को जाम कर दिया है और जाम भी ऐसे किया है कि जैसे होता है ना, शाम को जाम लेते हैं, पूरा जाम हो गया है, वो झूम रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा। ना चल पा रहा है, ना उठ पा रहा है, ना अपने घर पहुँच पा रहा है, उठाकर घर वापस लेके जाएँगे, उसके अलावा कोई इनके पास चारा नहीं है और इसीलिए ग्लोब मास्टर जो बड़ा बड़ा प्लेन है, वो यूके से आ रहा है, इसको खोलकर, अंजर-पंजर खोलकर, उसके अंदर लाद कर, रात के अंधेरे में जैसे
अफ़गानिस्तान से अमेरिकन्स भागे थे अपने प्लेन्स को लेकर, वैसे ही अब ये F-35 उसी तरीके से वापस भागेगा। इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हमने इसने बुरी तरह से इनको रोस्ट किया है। जी। बिल्कुल, मेरे पास एक प्रपोज़ल और भी है, खोल-खाल के इसको लड्डन कबाड़ी को बेच दें, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा अच्छा भाव मिल जाएगा, ये भी बात है। तो दर्शकों, ये तो क्लियर हो गया कि F-35 उतरा नहीं, उतारा गया है ना? और कैसे उतारा गया है, सुमित जैन जी ने उसको काफ़ी अलग-अलग एंगल से बताया। सुमित जी, अब चलते-चलते एक चीज़ और, आपसे ज़रूर पूछूँगा, शुरू में ही ज़िक्र किया था मैंने। ब्रिक्स में गए मोदी जी, एक तो मोदी जी किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो वहाँ का सारा कुछ लूट के ले आते हैं। आतंकवाद पे थप्पड़ मरवाया, चीन को भी थप्पड़ लगा, पाकिस्तान को भी थप्पड़ लगा। ऐसे लग रहा था कि ये कोई ऐसी महफ़िल हो जो भारत के लिए ही बनाई गई हो, तो भारत की ही बात हो रही थी। हालाँकि ट्रम्प उधर से कह रहे थे कि "ऐ ब्रिक्स वालों, अगर ज़रा-सा भी हमारी एंटी अमेरिकन एक्टिविटीज़ में तुमने पार्ट किया तो हम 10% उनके पास तो यही है 5% बढ़ा दूँगा, 10% घटा दूँगा। लेकिन साहब ये बताइए, चीनी राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? अ, अवनीश जी, बहुत 2 हफ्तों से एक ही बात पूरे इंडियन मीडिया में चल रही है, शी जिनपिंग दिख नहीं रहे, वो घर के अंदर छुपे हुए हैं, आर्मी बाहर निकल गई है, कू हो गया है, उनको मार दिया, किसी ने बोल दिया कि उनको तो बेड पे चले गए हैं, बीवी भाग गई है। बहुत कुछ आपने सुनाई दिया होगा आपको इंडियन मीडिया में। अब मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, मैंने आज ही इसको कवर किया है, बिकॉज़ शी जिनपिंग कोई वो आदमी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जहाँ पर आपको हर रोज़ टीवी पे आना ज़रूरी होता है, अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी पड़ती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको हर 4-5 साल में आपके इलेक्शंस होते हैं, आपको उसके लिए आपको मेहनत 5वें साल जाके नहीं करनी, पहले दिन से करनी पड़ती है। अगर आप मोदी जी को देखें, हमेशा ही वो इलेक्शन मोड में रहते हैं। ट्रम्प का भी वही हाल है। 2026 में दिसंबर में जाकर इलेक्शन होने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में, उसकी तैयारी आज से चल रही है। आज से नहीं, वो 20 जनवरी को शुरू हो गई थी कि दिसंबर 2026 के इलेक्शंस की लड़ाई हमें आज से लड़नी है। लेकिन शी जिनपिंग को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है इलेक्शन लड़ने की। वो जब तक ज़िंदा है, तब तक प्रेज़िडेंट रह सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, रिपब्लिक टीवी की ही न्यूज़ है कल की कि शी जिनपिंग बाहर निकले, फैक्ट्री विज़िट करने गए। यहाँ पर एक मेमोरियल है, जो लोग जापान के युद्ध में मारे गए थे, वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। और ये चाइनीज़ मीडिया की न्यूज़ नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी खुद दिखा रहा है। वो भी भारतीय है। यानी कि शी जिनपिंग ना तो अंदर हैं, ना हाउस अरेस्ट है, ना कुछ और हुआ है, ही इज़ स्टिल देयर। अब आते हैं कि सिस्टम क्या है? चाइनीज़ सिस्टम जब तक आप नहीं समझेंगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठकर, आप कम्युनिस्ट की तरफ सोचने की कोशिश करेंगे, तो नहीं होगा। अब पॉसिबल पॉसिबिलिटी क्या है? जब कहीं भी जैसे ब्रिक्स है, एससीओ है, जब वहाँ पर किसी को भेजना होता है, तो मोदी जी जाते हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम में या तो प्रेज़िडेंट बॉस होगा या प्राइम मिनिस्टर बॉस होगा, जो फेस भी है और कंट्री को रिप्रेज़ेंट भी करता है। 2 पावर सेंटर नहीं होते। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर हमेशा 2 पावर सेंटर रहते हैं। एक होता है प्रेज़िडेंट, उसके नीचे या तो फॉरेन मिनिस्टर होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है कम्युनिस्ट कंट्री का, वहाँ पर पावर दी जाती है कि अगर प्रेज़िडेंट की ज़रूरत है कहीं जाने की, तो वो जाएगा, वरना प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वो रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। आपने वांग यी का नाम सुना होगा कि बहुत बार होता है कि बड़े-बड़े फोरम्स में वो वांग यी जाते हैं, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। आपने कभी भी प्रेज़िडेंट को जाते हुए नहीं देखा होगा। फिर ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी भारत में, शी जिनपिंग नहीं आए थे एंड सेकंडली इस बार जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई, तो पुतिन साहब भी नहीं आए। तो क्या पुतिन साहब नहीं आए तो वहाँ पे कू हो गया है, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है? इट इज़ नॉट लाइक दिस। कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर जब उन्हें दिखे कि हाँ, वहाँ जाकर फ़ायदा होगा, तो जाते हैं। अब इस बार तभी ब्रिक्स में जा क्यों नहीं आए? उसका हाँ, रीज़न था कि इस बार ब्रिक्स में कुछ होना नहीं था। डोनाल्ड ट्रम्प ने पहले बोल दिया था कि आप अपनी ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च नहीं करेंगे। अगर आपने करी, तो मैं आपको टैक्स कर दूँगा, आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूँगा। तो पुतिन को मालूम ये इसको पुतिन साहब को भी मालूम था और शी जिनपिंग को पता था कि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। करेंसी निकल नहीं सकती और कोई मीटिंग होगी नहीं। भारत अगर आएगा तो पहलगाम की बात करेगा। मैं वहाँ पर ना हाँ कर सकता हूँ, ना कर सकता हूँ, तो जा ही नहीं, बेटर है। तो इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि भई प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, हम खुद नहीं जाएँगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, जो प्रेज़िडेंट है उसका एक ही प्रायोरिटी है आज की डेट में कि किस तरह से ट्रेड डील को अमेरिका के साथ साइन किया जाए, पहला। दूसरा, कंट्री को कैसे आगे लेके जाया जाए। तो प्रेज़िडेंट एक ही काम कर रहा है यहाँ पर कि कौन-सी पॉलिसीज़ के साथ हम कंट्री के अंदर, चाइना के अंदर कंज़म्पशन को बढ़ा सकते हैं, इनकम्स को बढ़ा सकते हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, उसको कैसे बचाया जाए। तो इनकी जो
फोकस है वो एक ही चीज के ऊपर है। पहला, कंट्री को कैसे बचाएं, कंपनीज को कैसे बचाएं, और दूसरा करप्शन को खत्म कैसे करें। 10 साल से एक ही काम चल रहा है करप्शन के खिलाफ। पूरा मुहिम शुरू करी हुई है शी जिनपिंग ने। जो भी आदमी पकड़ा गया, क्या उसने इलीगल काम किया है, यहां तक कि अगर बैंक का चेयरमैन है, उसने लोन्स को पास किया था, लोन खराब हो गया, उसको फांसी दे दी कि तेरे लोन पास करने के बाद कंट्री का पैसा बर्बाद हुआ है, फांसी पे चढ़ा दिया चेयरमैन ऑफ द बैंक। ये ठीक। मैसेजिंग है जो पूरे कंट्री में चल रही है। तो शी जिनपिंग अपना काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, और कम्युनिस्ट सिस्टम में ऐसा ही काम चलता है। सो ब्रिक्स में वो ना बिल्कुल। जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज नॉट गॉन देयर। वो पहले भी बड़ी बार हुआ है और इस बार भी ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको आदत पड़ी है कि हर एक 5-6 महीने बाद कभी वो दाऊद को मार देते हैं, कभी हाफिज सईद को मार देते हैं, कभी वो पुतिन को मार देते हैं, कभी शी जिनपिंग को मार देते हैं। तो इसी से टीआरपी। दुकानदारी चलती है। उनको दुकानदारी चलाने बिल्कुल। दीजिए सर। बिल्कुल सही बात है। और हमारे यहाँ का सिर्फ रसोला छाप मीडिया आपको पता ही है, टीआरपी खोर मीडिया है और किस तरह की चीज़ें वो करता है। अलग-अलग नो अवनीश जी, गिमिक्स उड़ाता है, इसके सॉरी, अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। जी। मैं आपको काट रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड इररिस्पॉन्सिबल मीडिया, पहली बात। नो और डाउट। इसीलिए जो हमारी मीडिया है वो काम कौन सा कर रही है, आपको गफलत में रख रही है। क्योंकि बिल्कुल। आपको मालूम है कि दुनिया में एक रॉन्ग नैरेटिव युद्ध शुरू करवा सकता है। और ये बिल्कुल जो कराता है सर। रॉन्ग नैरेटिव्स हैं जो हर रोज दिए जा रहे हैं, वो आपको भी बेवकूफ बना रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है उसको भी गलत इंफॉर्मेशन हर रोज भेज रहे हैं, ताकि वो कोई मिस कैलकुलेशन करे, कोई एक गलत वर्ड, एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बाहर निकल जाए। तो आप देखिए कि युद्ध शुरू हो सकता है किसी भी कंट्री के साथ, और हमारा मीडिया ठीक चाहता है बात है। कि युद्ध शुरू हो ताकि इनको टीआरपी मिले, इनको मसाला मिले वीडियोस बनाने का। लास्टली, सब एक आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे भी और आपके सुनने वालों से, कि शी जिनपिंग को आप समझते हैं कि छोटा मोटा आदमी है? दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी का प्रेसिडेंट है वो। उसको हुँ, हुँ। हाउस अरेस्ट कर लिया और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता भी नहीं लगा। और दूसरी बात, अगर शी जिनपिंग को पकड़ के अंदर कर दिया था, तो क्या स्टॉक मार्केट में हलचल नहीं होनी चाहिए थी? आप सोच के देखिए, मोदी जी को हल्की सी चोट लग जाए, हल्की सी, तो क्या होगा? पूरे भारत की स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी। और यहां पर बिल्कुल, आप बोल रहे बिल्कुल, हैं कि उसकी बिल्कुल। बीवी भाग गई है, शी जिनपिंग अंदर हो गए हैं, डेथ बेड के ऊपर हैं, और स्टॉक मार्केट में ना चाइना में फर्क पड़ा, ना दुनिया में पड़ा। ना यू दुनिया हैव में टू फ़र्क पड़ा। अंडरस्टैंड, इफ यू फॉलो मनी, मनी नोज द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स, ऑफ वॉर्स, ऑफ एवरीथिंग। जब पूरी दुनिया में कोई हलचल नहीं है सिवाय भारतीय मीडिया के, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। और ये इररिस्पॉन्सिबल मीडिया, आई एम सॉरी टू से, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी और भारत की क्रेडिबिलिटी पूरे दुनिया में खराब कर दी है। बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय मीडिया की जो स्थिति है, वो 2014 से लगातार ये देश देख रहा है। उससे पहले भी ये स्टूडियो में बैठ के मिनिस्टर्स बनाते थे, स्टूडियो में बैठ के कैबिनेट बनाते थे। तो यही वो जगह है, यही वो स्थिति है कि जहाँ पर मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है। सुमित जी, आपने अलग-अलग बिंदुओं, जिस तरीके से हुतीज़ का एक एक्शन आया निकल के, उसमें आपने नया एंगल दिया। उसी के साथ-साथ F-35 आखिर उतरा कि उतारा गया, आपने उसकी क्लैरिटी दी। और ब्रिक्स में चाइना प्रेसिडेंट क्यों नहीं गए, उसके बाद आपने जो एक इस तरह का नकारात्मक माहौल और सस्ती मीडिया का सस्ता अप्रोच, इन सारी चीज़ों पर जो बात की, मुझे लगता है कि आज का ये मिक्स पुलाव चर्चाओं का, जिसमें हमने 3 अलग-अलग फ्लेवर इकट्ठे किए और दर्शकों आपके सामने रखा। एक आइडिया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से लेके भारत के अंदर तक की, सुमित जी के साथ काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आज की ये चर्चा अब यहाँ समाप्त करेंगे। सुमित जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें और सुमित जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।